सो सबसे पहले दिस इज सी एस आदित्य सराफ एंड आई एम गोइंग टू बी योर लॉ टीचर इन दिस पार्टिकुलर जर्नी। तो सबसे पहले आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि जब हम लॉ की बात करते हैं, आपने जब सिलेबस में देखा होगा कि बिजनेस लॉ बोलकर कुछ है, जब इंस्टीट्यूट की किताबें आई होंगी कि बिजनेस लॉ बोलकर कुछ है, तो देख के क्या लगा, क्या है ये लॉ और क्यों अपने सिलेबस में है? कोई तो विचार आया होगा ना कि क्यों है ये लॉ, क्या है इसमें, या देखा और इग्नोर मार दिया कि चलो ठीक है कोई तो सब्जेक्ट है देख लेंगे बाद में। सो टेल मी। तो जब इंस्टीट्यूट की किताबें आई तो आपने इग्नोर मार दिया कि ठीक है यार कुछ तो है, या फिर क्या आया मन में उस वक्त, क्या है ये लॉ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉ? आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, आपके क्या व्यूज है लॉ को लेकर, क्या होता है ये लॉ? एंड लॉ इज समथिंग कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे इनकाउंटर करते हो। अगेन समवन वाज सेइंग समथिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू डू बिजनेस, आप बोल सकते हो वो एक छोटा सा हिस्सा है। आप बोल सकते हो कि छोटा सा हिस्सा अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ टू डू बिजनेस। बट ये लॉज होता क्या है और क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू, सॉरी वो तबीयत थोड़ी सी खराब है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर हम लॉ की बात करें तो शायद जितना ज्यादा यूज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ होएगा ना, उतना ज्यादा यूज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में शायद कुछ भी ना हो। आप जो मैथ्स पढ़ोगे, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, यू डोंट नो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे यूज होगा नहीं होगा। बट लॉ इज समथिंग कि जीवन भर प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आने वाला है। तो आखिरकार ये लॉ है क्या, व्हाट इज लॉ? जैसे अगर आपके घरों में, आई थिंक हर किसी के घर के अपने नियम कानून होंगे, है ना, हर किसी के घर के अपने नियम कानून होंगे। तुम्हारे घर का जो भी मुखिया होगा, जो भी तुम्हारे घर का हेड होगा, मे बी योर फादर और मे बी योर ग्रैंड फादर, जो भी है तुम्हारे घर में, उन लोगों ने घर को लेकर कुछ नियम कानून बना रखे होंगे, राइट? तो वो तुम्हारे घर के लिए क्या बना रखा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो तुम्हारे घर के लिए क्या बना रखा है? रूल्स रेगुलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर करना कि आपके घर में क्या नियम कानून बना रखा है। नहीं, आपके घर में क्या नियम कानून बना रखा है कि रात को 11 बजे के बाद घर नहीं आना, या फिर सुबह, या फिर सुबह इतने बजे घर उठना है। तो कुछ तो नियम कानून बना रखे होंगे घरों में। तो वो जो नियम कानून बना रखा है, वो क्या बना रखा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और क्यों बना रखा है? तुमको हैरेस करने के लिए, तुमको परेशान करने के लिए, तुम्हारे लाइफ का फ्रीडम खत्म करने के लिए। वो तुम्हारे ही भलाई के लिए बना रखा है, तुम्हारे ही अच्छे के लिए बना रखा है, तुम्हारे ही सेफ्टी के लिए बना रखा है, राइट? उसी तरीके से जहां भी कोई प्रॉब्लम नजर आएगी तुमको सोसाइटी में, जहां भी कोई दिक्कत नजर आएगी, वहां तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए तुमको लॉ नजर आएगा। जहां भी दिक्कत नजर आएगी, जहां भी प्रॉब्लम नजर आएगी, यू विल सी ए लॉ टू इट। फॉर एग्जाम्पल, रस्ते में तुम देखते हो कितना एक्सीडेंट्स होता है। इट इज क्वाइट कॉमन, रस्ते में एक्सीडेंट्स होता है। एक्सीडेंट्स क्यों होता है? रूल्स फॉलो नहीं करते, हेलमेट के बिना ट्रैवल करते हैं, फोन्स यूज करके ट्रैवल करते हैं। द लॉ सेज कि आपको प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेना होगा, प्रॉपर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास करना होगा। बट आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए या फिर बिना टेस्ट पास किए पैसे वगैरह देकर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आप चला लेते हैं। एंड उन कारणों से क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं। आप सिग्नल फॉलो नहीं करते हो, यू डोंट फॉलो द सिग्नल्स। अब उन कारणों से क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं। अब हमने जब देखा कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इट इज अ वेरी फ्रिक्वेंट थिंग कि हमने देखा एक्सीडेंट्स हो रहा है, तो लॉ का ओरिजिन किस तरीके से होता है? मान लो सबसे पहले इंसान ने मोटर इन्वेंट किया। तो जैसे इंसान ने मोटर इन्वेंट किया,
उसके बाद तो भाई दुनिया में तहलका आ गया, मोटर व्हीकल, कार्स, इंजिन्स, हमारा काम करने का जो स्पीड है वो 10 गुना इंक्रीज हो गया। वरना जस्ट इमेजिन कि मोटर से पहले क्या होता था, मोटर से पहले क्या होता था, बैलगाड़ी, जानवरों को यूज करते थे। उससे पहले क्या होता था, चलते थे, अपने पहिया को यूज करते थे, पाँव के पहिया को यूज करते थे, फिर बैलगाड़ी को यूज करते थे, फिर मोटर हमने इन्वेंट कर लिया। लेकिन अब जैसे ही हमने मोटर इन्वेंट किया, इसके साथ इसके हिस्से के प्रॉब्लम्स भी आ गए। ट्रैफिक, एक्सीडेंट्स, राइट, कंजेशन, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, हमने बनाया मोटर व्हीकल्स एक्ट। हमने बनाया मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। हमने क्या बनाया, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो देयर वाज ए प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई द लॉ केम टू इट, दैट इज व्हाई लॉ बनाया गया। लेकिन फिर आप बोलोगे सर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कौन सा आज एक्सीडेंट्स नहीं होता, कौन सा ट्रैफिक इश्यूज नहीं होता, तो फिर ये एक्ट बनाने का फायदा ही क्या हुआ, ये एक्ट बनाने का बेनिफिट ही क्या हुआ, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो भाई लॉ कभी भी प्रॉब्लम को ना 100% सॉल्व नहीं करेगा, लॉ खाली रिलीफ देगा, वो खाली उसके सिवियरिटी को कम करेगा। आज आप बोलते हो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक का इश्यूज है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये मोटर व्हीकल्स एक्ट ना हो तो क्या होगा। सोचो कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है चारों तरफ, सोचो कोई हेलमेट का रूल्स नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट 100 गुना बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई द लॉ इज मेड। जहां भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा वहां वहां लॉ बनेगा उस पार्टिकुलर चीज को, उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को दूर करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो एक मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक दुकान में गए, आप एक शॉप में गए, शॉप में जाकर आपने 1 लाख रुपए का आईफोन परचेज किया। क्या परचेज किया, 1 लाख का आईफोन परचेज किया, और उसने आपको डब्बे में डालकर आईफोन दे दिया। और अब बहुत ही खुशी खुशी की यार जीवन में पहली बार अपने लाइफ का पहला आईफोन परचेज किया मैंने। अब घर गया, घर जाकर जब आपने आईफोन यूज किया तो आपको रियलाइज हुआ ये तो सेकंड हैंड माल है। आपको रियलाइज हुआ ये तो वो डब्बे वाला माल है, कि वो शक्ल खाली वैसी ही है, वो 1000-2000 रुपए का जो आईफोन होता है ना, कि खाली लुक वैसा है, बट दैट इज नॉट द रियल आईफोन, दैट इज नॉट द रियल आईफोन। अब इन दैट सिचुएशन क्या करोगे, प्रॉब्लम आ गई, आपके साथ धोखा हो गया। तो आपके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। अब आप क्या करोगे, लॉ आपकी हेल्प करेगा। आप जो बोल रहे हो रिटर्न करोगे, आप जो बोल रहे हो शॉपकीपर से जाके बात करेंगे, रिटर्न करेंगे, या शॉपकीपर को जाके बोलेंगे कि भाई तूने ये धोखा दिया हमें, कंपेंसेशन मांगेंगे, ये आप क्यों कर पाओगे, बिकॉज लॉ आपकी मदद करेगा। देयर इज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर दैट, देयर इज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर दैट, कि आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हो तो लॉ आपकी प्रोटेक्शन देता है, लॉ गिव्स यू प्रोटेक्शन। समझ रहे हो? सो दैट इज वाई लॉ हर जगह आपकी रक्षा करता है, लॉ इज देयर फॉर योर प्रोटेक्शन। दुनिया आपको हर जगह, एवरीवेयर यू कैन सी लॉ, एवरीवेयर यू कैन सी लॉ। मान लो सपोज आप गए, आपने टूथपेस्ट परचेज किया। क्या परचेज किया? अब जब आपने टूथपेस्ट परचेज किया, पता चला कि भाई साहब टूथपेस्ट के अंदर आपको कॉकरोच मिल गया। क्या मिल गया? कॉकरोच मिल गया। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप कौन हो, एक कंज्यूमर हो, आप कौन हो,
एक कंज्यूमर हो, देयर इज द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट यू, देयर इज द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट यू। जस्ट इमेजिन लॉ नहीं होता तो क्या होता। आज आपने अपने दोस्त को गाली दी, उसको गुस्सा आया, उसने सीधा बंदूक निकाला, आपको शूट कर दिया। लॉ नहीं है ना, देयर इज नो वन टू पुट टू जेल। अगर कानून ना हो, वो सीधा बंदूक उठाएगा और बंदूक उठा के आपको गोली मार देगा, बिकॉज ही नो उसको कुछ होने वाला नहीं है। बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? लॉ है। आप बोलोगे सर अभी भी तो होता है, अभी भी तो ये चीजें देखने को मिलती है। अभी भी देखने को मिलता है मगर बहुत कम देखने को मिलता है। अभी भी देखने को मिलता है मगर बहुत कम देखने को मिलता है। द फ्रीक्वेंसी हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, एंड व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ। तो अल्टीमेटली सोचो कि लॉ का पर्पस क्या है। अल्टीमेटली सोचो लॉ का पर्पस क्या है। लॉ का पर्पस है सेफ्टी इंश्योर करना। क्या पर्पस है? सेफ्टी इंश्योर करना। लॉ का पर्पस है टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ का पर्पस है जस्टिस दिलाना। लॉ का पर्पस है टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। तो लॉजिकली सोचो कि लॉ का पर्पस क्या है। लॉ बना क्यों? व्हाई इज द लॉ मेड? क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए आप वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हो। व्हाई आर यू स्टडिंग दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट? अगर आप किसी दुकान में जाते हो, जो शॉपकीपर है आपको वो गुड्स का फॉल्स डिस्क्रिप्शन देता है और फॉल्स डिस्क्रिप्शन देके आपको माल बेच देता है, एंड द गुड्स डज नॉट टर्न आउट एज द शॉपकीपर हैड डिस्क्राइब्ड, यू नो देयर इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टू प्रोटेक्ट यू। एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हर सिचुएशन में लॉ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर इज लॉ इन एवरी सिचुएशन टू प्रोटेक्ट यू। मान लो किसी ने आपको चेक इशू कर दिया, बाद में वो चेक बाउंस हो गया। किसी ने आपको चेक इशू कर दिया, वो चेक बाद में बाउंस हो गया। तो अगर वो चेक बाउंस हो गया तो सामने वाले को पेनल्टी वगैरह लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए। तो देयर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट टू प्रोटेक्ट यू आउट। सो दैट इज वाई लॉ का पर्पस है हमें सेफ्टी दिलाना। लॉ का पर्पस एक लॉ एंड ऑर्डर लेकर आना, आपको जस्टिस दिलाना, आपके हितों को प्रोटेक्ट करना, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। दैट इज द पर्पस ऑफ लॉ। एंड लॉ इज समथिंग कि डे टू डे लाइफ में आपको लॉ दिखाई देगा। डे टू डे लाइफ में आप लॉ को यूज कर सकते हो। आप जीवन में कुछ भी करो, अगर आपको लॉ का नॉलेज है, अगर आपको बिजनेस लॉ का नॉलेज है, स्पेशली जब पढ़ने वाले हो अपने सिलेबस में, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर ये सारी चीजें आपको पता है, आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सो लॉ इज समथिंग जीवन में हमेशा आपके काम आएगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। अब सवाल उठता है, सर लॉ बनता कैसे है? हाउ लॉ इज मेड, हाउ लॉ इज इनेक्टेड। लॉ बनता कैसे है भाई? तो यहां पे क्या मैं और आप लॉ बना सकते हैं क्या? क्या मैं और आप लॉ बना सकते हैं क्या? नहीं। हर किसी के पास तो पावर नहीं है लॉ बनाने का। तो लॉ बनाने का पावर कहीं से तो आना चाहिए। तो लॉ बनाने का पावर कहां से आ रहा है और लॉ बनाने का पावर किसके पास है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन को पावर देता है लॉ बनाने के लिए। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, या फिर
स्टेट लेजिस्लेशन को पावर देता है लॉ बनाने के लिए। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स दिस पावर्स, राइट? आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स दिस पावर्स। अब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और यहां देखो लॉ बनाने का जो पावर्स भी दिया गया वो पार्लियामेंट को भी दिया गया और वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेशन को भी दिया हुआ है। इसलिए यहां पे हमारे देश के अंदर हम फेडरल स्टेट वर्ड भी यूज करते हैं कि वी आर ए फेडरल स्टेट, वी आर ए फेडरल स्टेट। अब पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा? मेनली होल ऑफ इंडिया के लिए बनाएगा। और स्टेट लेजिस्लेशन में जो लॉ बनाया जाएगा वो किसके लिए बनाया जाएगा? कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए बनाया जाएगा। अब आपके मन में आ सकता है कि सर अगर पार्लियामेंट के पास भी पावर है लॉ बनाने का, अगर स्टेट लेजिस्लेशन के पास भी पावर है लॉ बनाने का, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का भी सॉल्यूशन दे दिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का भी सॉल्यूशन दे दिया। वहां पे एक बनाया गया यूनियन लिस्ट और मैटर स्पेसिफाई कर दिए गए। एक बनाया गया स्टेट लिस्ट और मैटर स्पेसिफाई कर दिए गए। और एक बनाया गया कॉन्करेंट लिस्ट और अगेन मैटर स्पेसिफाई कर दिए गए। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होंगे ना, उनके ऊपर लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होंगे ना, उनके ऊपर लॉ स्टेट लेजिस्लेशन बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होंगे ना, उनके ऊपर लॉ दोनों बना सकता है, उनके ऊपर लॉ दोनों बना सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स एक कौन सा मैटर है जो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है? इनकम टैक्स के रिगार्डिंग लॉज हमेशा कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? हमेशा पार्लियामेंट बनाएगा, राइट? अब मान लो सपोज एग्जाम्पल अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल के रिगार्डिंग लॉस कौन बना सकता है? नॉर्मली वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अल्कोहल इज अलाउड, जबकि गुजरात में अल्कोहल इज नॉट अलाउड, इट इज बैंड। कॉन्करेंट लिस्ट एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी। इसके ऊपर जो लॉज बनाए जाएंगे, अगेन ये यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, क्योंकि कहां दिया हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है। समझ में आया? तो अभी तक खाली हमने बेसिक देखा है कि आखिरकार लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लॉ पढ़ क्यों रहे, एंड जो लॉ है, पार्टिकुलरली लॉ बनाने का पावर आता कहां से है? लॉ बनाने का पावर आता कहां से है? एक बार नोट डाउन कर लेना।
तो लॉ इज समथिंग जो डे टू डे लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। सिलेबस का पार्ट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एग्जाम में आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये आपको डे टू डे लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। और कौन सा सब्जेक्ट है बताओ जो डे टू डे लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देगा?
ठीक है। अब अगला सवाल उठता है कि लॉ बनता कैसे है, हाउ द लॉ इज मेड। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है। याद रखना, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ बनाने की कोई वजह नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ बनाने की कोई भी वजह नहीं है। आज कितने हजारों लाखों लॉज ऐसे बने हुए हैं, हजारों लॉज ऐसे बने हुए हैं जो रिडंडेंट हो गए, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, इसलिए उनको डिलीट किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो प्रैक्टिकली किसी भी लॉ का रेलिवेंस तभी है अगर वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद एक बिल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बिल बनाया जाएगा, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट। एक बिल बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट, राइट। अब एक बार बिल बन गया, एक बार बिल बन गया, अब बिल कौन बनाएगा? कोई भी मेंबर ऑफ एमपी बना सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकता है। जैसे पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट है वो अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट है दैट वाज इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय अरविंद केजरीवाल। तो इस तरीके से बिल का ड्राफ्ट बनाया जाएगा, बिल बनाया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा। अब ये सबमिट किए जाएंगे टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सबमिट किए जाएंगे टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन से होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, बातचीत होगा, डेलिब्रेट डिस्कशंस वगैरह होगा। अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस वगैरह करने हैं, सुधार वगैरह करना है, तो वो सारी चीजें की जाएंगी। उसके बाद इसे सबमिट किया जाएगा टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। इसे सबमिट किया जाएगा टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। और एक बार प्रेसिडेंट का अप्रूवल आ गया, ये बन जाएगा एक्ट। अब जैसे ही नया एक्ट बनेगा, आप बताना देश की जनता को पता चलना चाहिए कि नहीं? देश की जनता को पता चलना चाहिए। नया एक्ट बना है, नया लॉ बना है, किस पर्पस के लिए बना है, क्या उद्देश्य है। तो ये पब्लिश किया जाएगा इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया मतलब आप बोल सकते हो भारत सरकार का मैगजीन, भारत सरकार का मैगजीन, या फिर हिंदी में से बोलते हैं राजपत्र। पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसका एक्सेस हर किसी के पास होता है। तो कोई भी नया एक्ट अगर बनेगा तो वो यहां पे पब्लिश होगा, कोई भी नया एक्ट अगर बनेगा वो यहां पे पब्लिश होगा, इसकी सूचना यहां पे दी जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं भारत का राजपत्र। तो भारत के राजपत्र में वो नोटिफाई किया जाएगा, और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, दैट इज वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। दैट इज वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये जनरल प्रोसेस है कि लॉ बनता कैसे। सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लॉ बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर एक बिल बनाया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा। वो बिल किसके सामने रखा जाएगा?
बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में डिस्कशंस वगैरह होते हैं, दोनों में डेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, दोनों हाउसेस से पास हो गया ये, तो फिर सबमिट किया जाएगा टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। और एक बार प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, एक्ट बन गया। लेकिन ये अभी एक्ट तो बन गया, लेकिन अभी ये वैलिड नहीं है। अब ये पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया, उस दिन से क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। और ऑफिशियल गैजेट को क्या बोलते हैं अपन? भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र। नोट डाउन कर लेना। आप एक बार नोट डाउन करना।
एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्चुअली तबीयत का हालत खराब होकर रखा है कुछ दिनों से, बोल के मेरा सीए फाइनल का क्लासेस में 50% कैंसिल ही चल रहा है।
अब देखना हमारे सिलेबस के अंदर कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स, देयर आर 7 चैप्टर्स भी है। सबसे पहले आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली लॉ का बेसिक जो भी है, लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ कहाँ से आया, लॉ कैसे आया, लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, मिनिस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर अपने आप में सबसे ज्यादा बड़ा भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि ये सेम चैप्टर आप फाउंडेशन में भी देखोगे और फिर आप अपने इंटर लॉ में भी देखोगे। देन वी हैव द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अगेन मॉडरेट साइज चैप्टर है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली किन चीजों की बात करता है कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो उन सब चीजों के ऊपर प्रोटेक्शन देता है आपको ये चैप्टर, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज आप आए हो, आपने यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस के लिए एनरोल किए, you have enrolled for the foundation classes, you have paid the fees, you know you have entered into a contract with them, they are supposed to complete you the syllabus। अगर आपको आपका सिलेबस वो कंप्लीट करा के नहीं देते तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन यू कैन sue them, in that particular situation you can claim the refund of your fees and at the same time you can claim damages for the loss of time। ये हक आपको कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हक आपको कौन दे रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अगेन ए वेरी वेरी फंडामेंटल चैप्टर, ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि डे टू डे लाइफ में अपन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एंटर करते हैं तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आप जब भी कुछ गुड्स वगैरह परचेज करते हो, आप जब भी कुछ गुड्स वगैरह परचेज करते हो या जब भी कोई शॉपकीपर गुड्स वगैरह बेच रहा होता है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लग रहा होता है। तो दिस वेरी एक्ट डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स। और याद रखना इस एक्ट का भी बेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। इस कॉन्ट्रैक्ट का भी जो बेस है, इस एक्ट का भी जो बेस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। मतलब अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिना मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाना चाहूं नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज अल्टीमेटली सेल इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, अल्टीमेटली सेल इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप अगर पार्टनरशिप वगैरह एंटर करते हो तो उसके लिए वी हैव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन वी हैव द एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड देन वी हैव द बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि आप धंधा नॉर्मली करते हो तो कैसे करते हो, नॉर्मली आप बिजनेस करते हो तो कैसे करते हो, एदर यू फॉर्म ए सॉल प्रोप्राइटरशिप। तो सॉल प्रोप्राइटरशिप में तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह है नहीं, उसमें तो ऐसा एक्ट का इन्वॉल्वमेंट वगैरह है नहीं। या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में धंधा करते हो, या तो आप कंपनी बना के धंधा करते हो, और या तो आज के जमाने में एक बीच का रास्ता है एलएलपी। तो या तो आप पार्टनरशिप बनाकर धंधा करते हो, या तो आप कंपनीज बनाकर धंधा करते हो, और या तो एक बीच का तरीका है एलएलपी। तो इंस्टीट्यूट सबका बेसिक दे रहा है आपको सिलेबस में
कि अगर आप पार्टनरशिप एंटर कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या लॉज है, अगर आप एलएलपी बना के काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्या लॉज है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनीज, तो कंपनीज एक्ट का बेसिक, अब कंपनीज एक्ट आप डिटेल में पूरा सी इंटर में पढ़ोगे, बट उसका जो बेसिक पार्ट है खाली द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, वो सारा यहां फाउंडेशन में देखने वाले हो। उसके बाद वी हैव द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, तो उन सब चीजों के लिए भी एक्ट है, उन सब चीजों के लिए भी एक्ट है। दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1880। और कुल मिला के ये 7 चैप्टर्स हैं, कुल मिला के ये 7 चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो। अब देखना यहां पे आप जब पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा सेक्शंस, एक आपको देखने को मिलेगा सेक्शंस, और एक आपको देखने को मिलेगा रूल्स। तो हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे लॉ के अंदर, तो एक आपको देखने को मिलेगा सेक्शंस और एक आपको देखने को मिलेगा रूल्स। अब लॉ जब इनैक्ट किया जाएगा, लॉ जब बनाया जाएगा, वो नंबर्स में डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और हर एक नंबर को हम लोग सेक्शन बुलाते हैं, हर एक नंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेक्शन बुलाते हैं, वी कॉल इट इज अ सेक्शन। अब देखना सेक्शंस के अंदर किसी भी लॉ का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो नॉर्मली एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, किसी भी लॉ का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो किसकी बात करता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए प्रोविजन। जो सेक्शन 2 होता है उसमें सारे डेफिनेशंस दिए होते हैं, क्या दिया होता है, सारा डेफिनेशंस दिया होता है, और फिर 3 ऑनवर्ड्स सारे प्रोविजंस दिए होते हैं लॉ का एक एक करके। अब सेक्शंस के अंदर एक लिमिटेशन होती है, सेक्शंस के अंदर लिमिटेशन क्या होती है, हर बार जब सेक्शन बनाना पड़ेगा ना, हर बार जब सेक्शन बनाना पड़ेगा या कोई नया सेक्शन लाना पड़ेगा या सेक्शन में चेंजेस लाने होंगे, इट हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ, कि उसको दोबारा से लोकसभा के सामने रखूं, दोबारा से राज्यसभा के सामने रखूं, दोबारा से वो अप्रूवल्स होंगे, दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, तो उसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज आता है। तो लॉ मेकर ने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। शॉर्टकट क्या बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स, कि मान लो लॉ में कुछ क्लैरिटी का कमी रह गया, मान लो लॉ में कुछ क्लैरिटी का कमी रह गया, किसी क्लैरिफिकेशन का कमी रह गया, तो इंस्टेड ऑफ इनैक्टिंग ए न्यू सेक्शन, बिकॉज दैट्स अ होलसम प्रोसेस, दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वो क्या करेंगे, सिंपली रूल्स लेकर आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, सिंपली रूल्स लेकर आ जाएंगे, रूल्स नोटिफाई कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इजिली नोटिफाई रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे रूल्स नोटिफाई कर सकता है, लेकिन सेक्शंस इनेक्ट करने के लिए उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब देखना आप जब सेक्शंस रीड करोगे तो कुछ चीजें जो आपकी बेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट। नॉर्मली आपको सेक्शंस किस तरीके से दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल, और ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये हर जगह काम आएगा, ये बिजनेस लॉ में भी काम आएगा, ये इनकम टैक्स एक्ट में भी काम आएगा, ये जीएसटी लॉ में भी काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। मान लो सपोज आपको कुछ इस तरीके से चीज दिखाई दी, 56 ब्रैकेट में 3, क्या दिखाई दिया, 56 ब्रैकेट में 3, तो आपको इस तरीके से चीज दिखाई दी, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब होता है, इसको आप कैसे रीड करते हो, सेक्शन 56 सब सेक्शन 3, सेक्शन 56 सब सेक्शन 3 कैसे रीड करोगे? सेक्शन 148 सब सेक्शन इतना तो पता चल गया। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, अब ये नया क्या आ गया, इसको बोलेंगे क्लॉज डी। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज डी, क्लॉज डी। इस तरीके से रीड करेंगे इसको, क्या बुलाएंगे? क्लॉज डी। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई सब क्लॉज 2। इस तरीके से आप रीड करते हैं। तो कभी भी आपको इस तरीके से अगर दिखाई दे तो इस तरीके से आप क्या करते हो, चीजों को रीड करते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू रीड। इसका खाली ना एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है, जो भी डेफिनेशनल सेक्शन होता है ना, डेफिनेशनल सेक्शन, डेफिनेशनल सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 2, सेक्शन 2। जनरली डेफिनेशनल सेक्शन में आप देखोगे सब सेक्शन नहीं होगा, वहां ये बन जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज ई। तो दिस इज हाउ यू रीड, दिस इज हाउ यू रीड। नोट डाउन कर लेना। We have the Indian Partnership Act 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी एक्ट
यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है. देन वी हैव द कंपनीज एक्ट एंड देन वी हैव द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ठीक है. Now you see, again before starting, some basic words used in law.
हम सारे वर्ड्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक वर्ड्स की बात करेंगे, जो तीन चार वर्ड्स आपको बार बार देखने को दिख मिलेगा। जैसे एक आपको दिखने को मिलता है एंड, एक आपको दिखने को मिलता है और, एक आपको दिखने को मिलता है शेल, एक आपको दिखने को मिलता है मे, एक आपको दिखने को मिलता है मीन्स, एक आपको देखने को मिलता है इंक्लूड्स। तो फिलहाल खाली इतने शब्दों की बात करेंगे, होते और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंड क्या होता है और क्या होता है, एंड क्या होता है और क्या होता है। मान लो मैंने बोला ब्रिंग ए समोसा एंड वड़ा पाव, क्या मतलब हो गया, दोनों लाना है, समोसा भी लाना है और वड़ा पाव भी लाना है। तो एंड का मतलब हो गया बोथ, एंड का मतलब हो गया बोथ, और का मतलब हो गया एनी वन ऑफ देम। तो मैंने बोला ब्रिंग ए समोसा और वड़ा पाव, दोनों में से कोई भी एक चीज ले आओ, दोनों में से कोई भी एक चीज ले आओ, यानी बोथ, और इसका मतलब है इधर। फिर हम बोलते हैं शेल या हम बोलते हैं मे। अगर हम यूज करते हैं शेल, इसका मतलब होता है कंपलसरी, इसका मतलब होता है कंपलसरी, इसका मतलब होता है मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जज ने आपको समॉन किया है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यू शैल गो, मतलब जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, जाना कंपलसरी है। तो शैल मतलब कंपलसरी, शैल मतलब कंपलसरी, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, कंपल्शन है। जबकि मे मतलब हो गया ऑप्शनल, मे मतलब क्या हो गया, ऑप्शनल, या फिर आप बोल सकते हो रिकमेंडेटरी। तो मे मतलब क्या हो गया, ऑप्शनल, या फिर मे का मतलब हो गया रिकमेंडेटरी। अगर कभी भी वर्ड मीन्स यूज होता है, वर्ड मीन्स यूज होता है किसी भी डेफिनेशन के आगे, वर्ड मीन्स यूज होता है। मीन्स का मतलब हो गया एग्जॉस्टिव, मतलब जो डेफिनेशन में दिया है, जो डेफिनेशन में दिया है वही सब कुछ है। तुमको डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं देखना, तुमको डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं देखना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कंपनी का जब डेफिनेशन देखोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर एक्ट। इसका मतलब भाई साहब, मतलब कंपनी मतलब वो कंपनी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या अर्लियर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी और कंपनी हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ भी कंपनी हो ही नहीं सकता। तो मीन्स मतलब जो दे दिया वही संपूर्ण है, जो दे दिया वही एग्जॉस्टिव है,
उसके बाहर दिमाग नहीं लगाना, जो दे दिया वही है। दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन आउट देयर। एक होता है इंक्लूड्स, एक बार पिता नोट डाउन कर लो पहले। अच्छा वो दिख नहीं रहा आपको, एक सेकंड। ओके पहले इंक्लूड्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर कर लेना। अब इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड्स का मतलब ये भी है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में आप इनकम का डेफिनेशन देखोगे कि इनकम इंक्लूड्स, फिर उसमें दिया हुआ है सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, मतलब ये सारा तो इनकम है ही है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अब लॉ मेकर ने वहां इंक्लूड क्यों यूज किया? बिकॉज अगर मीन्स इंक्लूड कर देता तो मीन्स का मतलब जो है यही है, मतलब तुम कमाई करते हो और उसका नाम कुछ और रख देते हैं, तुम कमाई करते हो और उसका नाम कुछ और रख देते हैं। तुम स्मगलिंग करके पैसे कमाते हैं और बोलते स्मगलिंग तो ना सैलरी में आता है, ना बिजनेस में आता है, ना हाउस प्रॉपर्टी में आता है, ना कैपिटल गेन में आता है, मगर इंक्लूड यूज किया, मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो अगर वर्ड इंक्लूड्स यूज हो रहा है इसका मतलब दैट इज नॉट ए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इसका मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? इंक्लूसिव डेफिनेशन। आप नोट डाउन कर लेना। क्या चीज? ओके वैसे 15 मिनट में लेक्चर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का तबीयत सही नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करने वाला।
अब क्लास के बाद कितने लोग समोसा या वड़ा पाव खाने वाले हैं? मीन्स का मतलब हो गया एग्जॉस्टिव, जो डेफिनेशन में दिया है वही सब कुछ है। इंक्लूड्स का मतलब क्या हो गया? ये भी है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये भी है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। इसको हम लोग इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं, वी कॉल इट एज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्लियर है? अब देखना फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नोट्स मिल गए आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अपने आप में बड़ा चैप्टर है, और ये चैप्टर छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला चैप्टर, इसमें आप क्या क्या देखने वाले हो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले याद रखना लॉ के अंदर ना हमेशा जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो टेरिटोरियल होता है।
मतलब कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो किसी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब आपने सुना होगा कि अभी आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया था। अब आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ही हटाया गया, उसका इंपैक्ट क्या आया? उसका इंपैक्ट ये आया कि कश्मीर जो है वो एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था। कश्मीर के पास एक स्पेशल पावर था कि कश्मीर डिसाइड कर सकता था कि कौन से लॉज उसको अपने स्टेट में एप्लीकेबल कराने और कौन से लॉज उनको अपने स्टेट में एप्लीकेबल नहीं कराने। तो कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था कि वो डिसाइड कर सकता था कौन से लॉज उसको अपने स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल कराना है, कौन से लॉज उनको अपने स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं कराना है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज थे देश भर में जो पूरे देश में अप्लाई होता था मगर कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज वन ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज वन ऑफ देम। बट जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस भी चला गया और अब वो भेदभाव वाली चीज नहीं रही। सो अब अगर हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखना सर, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? जितना मैं कराता जाऊंगा, जिस सीक्वेंस में कराता जाऊंगा, अपने को उसी सीक्वेंस में करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बोला सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड कहां है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड कहां है? सेक्शन 2 क्लॉज एच। डेफिनेशनल सेक्शन तो क्या बताया था? सेक्शन के साथ क्या रीड करते हैं? क्लॉज। तो ये क्या बनेगा? सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब डेफिनेशन में क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले बोला कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या है भाई साहब? एक नया शब्द ऐड कर दिया। एग्रीमेंट क्या है? तो बोला कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ है मतलब अगर सामने वाले ने उसे वायलेट किया, अगर सामने वाले ने उसे वायलेट किया, आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर सामने वाले ने उसे वायलेट किया, आप उसे कोर्ट में जा सकते हो। अब एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज ई में। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? मैंने तुमसे वादा किया, तुमने मुझसे वादा किया, मैंने तुमसे वादा किया, तुमने मुझसे वादा किया, मैंने तुमसे वादा किया, तुमने मुझसे वादा किया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो मैंने तुमसे वादा किया, तुमने मुझसे वादा किया, ठीक है? मेरा वादा तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है और तुम्हारा वादा मेरे लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो मैंने तुमसे वादा किया, तुमने इंस्टीट्यूट में वादा किया, मैं आपको फीस पे करूंगा। यू मेड ए प्रॉमिस टू द इंस्टीट्यूट टू पे द फुल फीस। इंस्टीट्यूट ऑल्सो मेड यू ए प्रॉमिस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल सिलेबस, of completing the full syllabus. So you made a promise to the institute, institute made a promise to you, और वो बन गया एग्रीमेंट। वो बन गया एग्रीमेंट। क्या मतलब हुआ सर? हमें समझ नहीं आया।
क्या मतलब वो हमें समझ नहीं आया। तो हमने बोला एग्रीमेंट मतलब क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब यहां पे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉमिस क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉमिस क्या है। व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस। मान लो तुमने मान लो तुमने एक प्रपोजल दिया इंस्टीट्यूट को, तुमने एक प्रपोजल दिया इंस्टीट्यूट कि आई एम लुकिंग टू फॉरवर्ड टू पे यू द फुल फीस एंड डू यू एक्सेप्ट टू कंप्लीट द फुल सिलेबस। और इंस्टीट्यूट ने बदले में क्या कमिटमेंट दिया कि हम क्या करेंगे, आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। हम क्या करेंगे, आपका फुल सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। तो मतलब इंस्टीट्यूट हैज मेड ए प्रॉमिस टू यू, इंस्टीट्यूट हैज मेड ए प्रॉमिस टू यू। तो आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट के सामने एक प्रपोजल रखा। आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट के सामने एक प्रपोजल रखा। आपने इंस्टीट्यूट के सामने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या रखा कि फॉर एग्जांपल सर इस बार ना लॉग में वर्चुअल क्लास नहीं करना, वी वांट टू डू द फेस टू फेस क्लासेस। तो आपने क्या किया, एक सामने प्रपोजल रखा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या बन गया, प्रॉमिस। वो क्या बन गया, प्रॉमिस। या फिर क्या नाम है आपका, शिवम। शिवम ने प्रपोज किया। किसको प्रपोज किया, राधा को प्रपोज किया। ठीक है, कौन है राधा, आई डोंट नो। तो शिवम ने राधा को प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो ही मेड ए प्रपोजल टू राधा, ही मेड ए प्रपोजल टू राधा। और राधा ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और बोला आई विल मैरी यू। तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस। वो क्या बन गया, प्रॉमिस। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent, assent मतलब एग्री और डिसएग्री, कि या तो सामने वाला पर्सन हाँ कर रहा है या तो सामने वाला पर्सन ना कर रहा है। एसेंट मतलब नॉर्मली हाँ होता है। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. यानी इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, प्रपोजल का डेफिनेशन क्या होएगा, प्रपोजल इज मेड बाय वन पर्सन, अदर पर्सन सिग्निफाइज द एसेंट टू द प्रपोजल। एक बार सामने वाले ने हाँ कर दिया तो वो क्या बन गया, एक्सेप्टेड प्रपोजल। और जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है वो क्या बन गया, प्रॉमिस। अब एग्रीमेंट क्या हुआ, अब एग्रीमेंट क्या हुआ, देखो अब एग्रीमेंट क्या हुआ, अब एग्रीमेंट क्या हुआ। अगेन शिवम ने राधा को प्रपोज किया। क्या किया, राधा को प्रपोज किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी। और राधा ने भी क्या किया, हाँ बोल दिया। राधा ने भी क्या कर दिया, हाँ बोल दिया। राधा ने भी क्या बोल दिया, हाँ बोल दिया। राधा ऑल्सो मेड ए प्रॉमिस टू मैरी, राधा ऑल्सो मेड ए प्रॉमिस टू मैरी। यानी शिवम ने दिया यहां पे ऑफर, या फिर इसे बोलते हैं प्रपोजल। शिवम ने क्या दिया यहां पे, ऑफर, या फिर उसे बोलते हैं प्रपोजल। राधा ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड इट इज सपोर्टेड बाय म्यूचुअल कंसिडरेशन, इट इज सपोर्टेड बाय म्यूचुअल कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। एक तरीके से जो प्रॉमिस इसने किया ना, ये उसके लिए कंसिडरेशन है, और जो प्रॉमिस उसने दिया ये इसके लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एसेट, इट कैन बी ए मटेरियल थिंग, इट कैन बी ए प्रॉमिस। कंसिडरेशन मतलब कुछ भी, कि बदले में कुछ तो होना चाहिए। तो एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया कि शिवम ने क्या किया, राधा को
प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अब उसने भी हाँ कर दी, तो वो क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। वो क्या बन गया वहां पे? एक्सेप्टेंस। और इसी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन को बोलते हैं एग्रीमेंट। अब बस 2 मिनट बाकी है। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लेकिन सर ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? एग्रीमेंट तो बन गया। अब सवाल उठता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल यू मेड ए प्रॉमिस टू द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मेड ए प्रॉमिस टू यू, you made an offer to institute accepted the proposal, right? And you entered into an agreement, बाद में अगर इंस्टीट्यूट पीछे हटता है, क्या आप केस फाइल कर सकते हो इंस्टीट्यूट के खिलाफ? यस। इसका मतलब वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट है, ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो, सुनो, शिवम ने राधा को ऑफर दिया, राधा विल यू प्लीज कम इन माई हाउस फॉर डिनर, मैं खुद तुम्हारे लिए क्या करूंगा? खाना बनाऊंगा। और राधा ने भी क्या किया? एक्सेप्टेंस दिया कि चलो ठीक है। अब शिवम ने बहुत सारा खाना वगैरह बना के रखा, बहुत सारा अरेंजमेंट करके रखा, बहुत सारा डेकोरेशन करके रखा, वो आई नहीं, उसने एक्सेप्टेंस दिया था, यानी एग्रीमेंट तो बन गया था, बट वो आई नहीं। कैन ही फाइल ए केस अगेंस्ट राधा? नहीं, मतलब वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट मिसिंग है, यानी ये एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, और एग्रीमेंट का मतलब होता है, आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, या फिर आप ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को कैसे समझ सकते हो? ए प्रॉमिस फॉर ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस दूसरे के बदले में। तो एग्रीमेंट का मतलब हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, लेकिन दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हमने जो डिनर वाला एग्जांपल लिया, दैट वाज ए सोशल एग्रीमेंट। अब अपने को ये देखना पड़ेगा वेदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कैसे देखेंगे वेदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर समराइज करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया। प्रॉमिस कहां से अराइज हो रहा है? फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होएगा? व्हेन इट क्रिएट्स राइट एंड ऑब्लिगेशंस enforceable by law. Example, A agrees to sell a car to B for 2 lakhs. अब A का ऑब्लिगेशन क्या है? कार डिलीवर करना है। B का ऑब्लिगेशन क्या है? 2 लाख पेस करना है। ये क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। अगला एग्जांपल, योर फादर मेड ए प्रॉमिस टू यू, बेटा मैं हर महीने तेरे को 500 रुपए पॉकेट मनी दूंगा, बट बाद में मना कर दिया, तो ये क्या है? सोशल एग्रीमेंट। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। एक थर्ड एग्जांपल दिया, बोला कोर्ट ने ऑर्डर किया एक व्यक्ति को कि अपने बीवी बच्चे का ध्यान रख। कोर्ट ने ऑर्डर दिया व्यक्ति को कि अपने बीवी बच्चे का ध्यान रख, लेकिन आपस में उन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया। देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। तो बोला ये ना एक स्टेटस ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू से बाहर है। ठीक है, उसको सब ध्यान रखना वो अलग बात है, बट वो एक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से है। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पे कोई
कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच फिर डिफरेंसेस भी हैं कि अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, या प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इट हैज टू बी एग्रीमेंट, टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इट हैज टू बी ए विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। यानी स्कोप में ज्यादा बड़ा कौन सा हो गया, वाइड कौन सा हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टिकुलरली सॉरी स्कोप में अगर बात करें, स्कोप में एग्रीमेंट बड़ा हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर लीगल और सोशल दोनों आ जाता है, उसके अंदर लीगल और सोशल दोनों आ जाता है। उसके अंदर तो वो पॉकेट मनी वाला एग्जांपल भी आ गया, वो डिनर वाला एग्जांपल भी आ गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं एग्रीमेंट्स को इंक्लूड करता है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले क्या होना होगा? एग्रीमेंट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होंगे? यस। बट सारे एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे? जरूरी नहीं है, वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो ये क्या दिया हुआ है? डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।